में एरिफ और उसकी वाइफ सीकू को दिखाया जाता है, जिनकी इस्तांबुल में एक कारपेट शॉप है जहां वो दोनों बड़ी मेहनत से काम करते हैं। एक दिन एरिफ का पुराना दोस्त लॉगर अपने असिस्टेंट के साथ उनकी शॉप पर आता है और उसे बताता है कि उसने पास ही एक जगह में एक अजीबोगरीब चीज देखी है, जिसे दिखाने के लिए वो लोग एरिफ को अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ जाकर एरिफ को पता चलता है कि ये सिर्फ लॉगर की एक चाल थी जो उसने उसकी वाइफ सीकू को पाने के लिए चली थी, क्योंकि लॉगर सीकू को बहुत चाहता था। अब इससे पहले कि एरिफ वहाँ कुछ कर पाता, वो लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं और जिस चीज के बारे में उन्होंने उसे बताया था असल में वो एक टाइम मशीन थी। लॉगर एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए खुद को हूबहू एरिफ के जैसा बना लेता है और एरिफ को कहता है कि वो सीकू से इस नए रूप में मिलेगा जिससे सीकू उसे एरिफ ही समझेगी। ये सुनकर उसे रोकने के लिए एरिफ गुस्से से चिल्लाता है, पर तभी लॉगर का असिस्टेंट टाइम मशीन को एक्टिवेट करके उसे 10 लाख साल पीछे भेज देता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद एरिफ क्रिटेशियस पीरियड में पहुंच जाता है, जहां अभी तक डायनासोर्स मौजूद थे। वो डर के मारे यहाँ वहाँ भटकने लगता है कि अचानक उसकी मुलाकात कुछ एप्स यानी पुराने जमाने के लंगूरों से होती है, जो कि उस जमाने के हिसाब से नए थे। उनमें काफी बदलाव आ चुका था, लेकिन इंसान बनने में अभी उन्हें और समय लगना था। एरिफ के पास अपना अकेलापन दूर करने के लिए और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उन एप्स के साथ रहने लगता है। साथ ही उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग भी देता रहता है, जिससे कि वो इंसानों जैसा बिहेव कर सकें। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन एरिफ जब पेशाब करने जाता है तो वो देखता है कि उसका पेशाब निकलते ही सर्दी से जमकर बर्फ बन गया है। एरिफ समझ जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर आज के जमाने के नॉर्थ पोल के टेम्परेचर जैसा है। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो बर्फ के पेशाब से कुछ डिजाइन्स बनाने लगता है। काफी वक्त बीतने के बाद एरिफ देखता है कि इतना कुछ सिखाने और बताने के बाद भी उन एप्स में कोई बदलाव नहीं आया था और वो अभी भी पहले जैसे ही बिहेव कर रहे थे। अब एरिफ को रियलाइज होता है कि अगर वो उन एप्स के साथ रहेगा तो कभी घर वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये एप्स उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए वो अकेले ही इंसानों की आबादी की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर मिलता है, जिसकी भयानक आवाज सुनकर पहले तो एरिफ डर जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो एक मादा डायनासोर है जो उससे बस अपने अंडों की हिफाजत के लिए उस पर गुर्रा रही थी, तो एरिफ फ्रेंडली लुक देकर वहाँ से हट जाता है। टी-रेक्स उसके फ्रेंडली बिहेव से खुश हो जाते हैं और उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दे देते हैं। यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते को पाकर एरिफ बहुत खुश होता है, पर जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि उस छत्ते की वजह से एक बहुत बड़ी मधुमक्खी उसके पीछे पड़ गई है। वो हनी भी उसके पीछे लग जाती है और उसे काटने लगती है। एरिफ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। आखिर एक पेड़ के पीछे छिपकर वो किसी तरह मधुमक्खी से अपना पीछा छुड़ाता है, पर तब तक मधुमक्खी की डंक का असर हो चुका था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें बंद होने से पहले उसे पेड़ पर 2 आदि मानव दिखाई देते हैं। वो कुछ रिएक्शन देता इससे पहले ही वो उसे अपने हथियार से बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक गुफा के अंदर पाता है, जहाँ ढेर सारे आदि मानव उसे घेरे हुए किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। दरअसल एरिफ उनके लिए एक स्ट्रेंजर था, इसलिए वो सब उससे डरे हुए थे और उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। एरिफ को उनकी भाषा आती थी, इसलिए वो उनके सरदार डिमी से कहता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक आम इंसान है और वो उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी बात अभी चल ही रही थी कि एक आदमी आकर खबर देता है कि एरोजन्स आए हैं। एरोजन्स एक अलग कबीला था जिसका सरदार कारगा था। वो लोग काफी समय से डिमी के कबीले पर जुल्म करते आ रहे थे। एरोजन्स जब भी आते डिमी के कबीले वालों को मारते पीटते और उनका खाना और औजार वगैरह लेकर चले जाते थे। इस बार कारगा डिमी के कबीले से 3 सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को किसी खास काम के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आया था। बदकिस्मती से एरिफ भी उनमें से एक था। जब वो साथ चलने से इनकार करता है तो कारगा उसे बेहोश करने वाले तीर से बेहोश करके अपने कबीले की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में टेसो नाम के एक जंगली के सिर पर पत्थर से चोट लग जाती है और वो घोड़े से जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है। ये देखकर कारगा को लगता है कि वो मर गया है और वो लोग उसे दफनाने लगते हैं कि तभी एरिफ, जो कि होश में आ चुका था, उन्हें रोक देता है और कहता है कि टेसो मरा नहीं है, सिर्फ उसका हाथ टूटा हुआ है। ये कहकर वो उसके हाथ पर मरहम पट्टी करता है, जिससे टेसो को बेटर फील होता है और वो एरिफ को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। जब वो लोग गांव पहुंचते हैं तो एरिफ को पता चलता है कि वहाँ असल में कारगा के भतीजे काउलिया का राज चलता है, जो कि टेसो का बाप भी था। बाप बेटे एक दूसरे से मिलते हैं। फिर कारगा टेसो से उस मास्क के बारे में पूछता है जो उसने टेसो के रूम में देखा था। वो खुश होकर बताता है कि उसने वो मास्क एक पेड़ की छाल से बनाया है। ये सुनकर कालिया अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा एक जंगली लड़ाकू बने, न कि एक आर्टिस्ट।
फिर काउलिया उसे अपने बचपन में हुई एक घटना के बारे में बताता है जिसकी वजह से उसके पिता कुमो की जान गई थी। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप उस जगह उतरती है और उसमें से 2 स्ट्रेंजर्स निकलते हैं और काउलिया के पिता कुमो को एक बॉल गिफ्ट में देकर वापस उसी स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। उनके गिफ्ट से खुश होकर कुमो उन्हें अलविदा कहने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, पर स्पेसशिप के इंजन से निकलने वाली आग में जलकर मर जाता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में काउलिया को ये कहते हुए सुनते हैं कि उस घटना के बाद से उसे हर नई चीज और हर नए इन्वेंशन से नफरत हो गई थी। उसे लगता था कि उसके पिता स्वर्ग में हैं, इसलिए उसने एक बहुत ऊंचा टावर बनवाया था जिस पर चढ़कर बहुत सारे लोगों ने कुमो को वापस लाने की कोशिश की थी, पर कोई भी न तो कामयाब हो पाया और न ही जिंदा बचकर वापस आ पाया। इसीलिए कारगा डिमी के कबीले से 3 स्ट्रॉन्ग लोगों को लेकर आया था ताकि उन्हें टावर पर भेज सके। ये सब सुनकर एरिफ अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है और देखते ही देखते वो टावर पर चढ़ जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने पर उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। उसे कुमो समझकर एरिफ उसे अपने साथ लाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो आदमी उससे डरकर पीछे हट जाता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इस बात से अपसेट होकर एरिफ धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जब वो वापस जमीन पर पहुंचता है तो सारे गांव वाले उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टावर से जिंदा लौटने वाला वो पहला इंसान था। इसी बात पर लोग खुशी से झूमने लगते हैं, जिससे माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। काउलिया इस बात से अपसेट हो जाता है कि एरिफ उसके बाप को नहीं ला पाया, पर उसके एफर्ट्स को देखकर वो उसे माफ कर देता है। टेसो एरिफ की बहादुरी से इम्प्रेस होकर एक स्टोन पर उसका ड्राइंग बनाने लगता है। एरिफ उसकी कला की तारीफ करता है। तब टेसो उसे अपनी ड्राइंग्स का रेयर कलेक्शन दिखाता है जिसमें दूसरे गांव की एक लड़की की तस्वीर भी थी जिसका नाम मिमी था। टेसो उसे बताता है कि वो उस लड़की को चाहता है। उस तस्वीर को देखकर एरिफ को अपनी वाइफ सीकू की याद आ जाती है और वो टेसो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने सारे औजार दे दे जिसकी मदद से वो अपने टाइम में वापस जा सके। टेसो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पिता ने उन सारे औजारों को एक गुफा में बंद कर रखा है और सबको सख्ती से मना कर दिया है कि वो उसका इस्तेमाल न करें। पर एरिफ टेसो को मिमी से मिलाने का वादा करके उसे मना लेता है। उस रात वो दोनों टूल्स ढूंढने के लिए चुपके से गुफा के अंदर जाते हैं, पर बदकिस्मती से कारगा उन्हें देख लेता है और पकड़कर काउलिया के पास ले जाता है, जो अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बहुत निराश होता है और उसे गांव से बेदखल कर देता है। इस बात से दुखी होकर टेसो एरिफ के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक जंगल से गुजर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें मिमी और उसकी सहेलियां एक नदी में नहाती हुई दिख जाती हैं। मिमी टेसो के बैकग्राउंड की वजह से उसे पसंद नहीं करती थी, पर एरिफ टेसो की पीठ पर मिमी को उसका टैटू दिखाता है जिसे देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है और टेसो के बारे में उसकी सोच बदल जाती है। फिर वो सारे लोग वापस डिमी के गांव चले जाते हैं और तब एरिफ उन सबको एक नई सभ्यता की शुरुआत करने का प्लान बताता है। वो डिमी को काउलिया की गुफा में छिपे हुए हजारों काम के गैजेट्स के बारे में बताता है और उन्हें चुराने के लिए उसकी मदद मांगता है। नए टूल्स और टेक्नोलॉजी से जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद में वो लोग उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। उस रात एरिफ और टेसो फिर से काउलिया की गुफा में जाते हैं और सारी जरूरत की चीजें एक चक्के वाली गाड़ी में लादकर वापस अपने गांव ले आते हैं। एरिफ उन सामानों से तुरंत काम की चीजें बनाना शुरू कर देता है जिससे कि उन गांव वालों की जिंदगी आसान हो जाए। कुछ महीनों के बाद एरिफ की बनाई हुई चीजों के कारण उनकी जिंदगी काफी बदल जाती है। 7000 साल में होने वाले चेंजेस उन्हें कुछ महीनों में ही दिख जाते हैं। अब वहाँ औरतें खाना बनाना सीख गई थी और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। उसके कामों से खुश होकर गाँव वालों ने उसे गाँव का मुखिया बना दिया था, पर अभी भी गाँव वालों में अक्ल की कमी थी जिसकी वजह से एरिफ ज्यादा खुश नहीं था। इस बीच काउलिया को पता चलता है कि गुफा की सारी चीजें एरिफ और टेसो ने चुरा ली थी। गुस्से में आकर वो अपने अंकल कारगा को उन्हें मारने के लिए भेजता है, पर जब कारगा गांव पहुंचता है तो वहां हुए उन सारे बदलाव को देखकर वो हैरान रह जाता है और उन लोगों से वो सारी चीजें उसे देने के लिए कहता है। एरिफ उसके लोगों के सामने उसकी नकल उतारता है और उसका मजाक उड़ाता है। इस बात से गुस्सा होकर कारगा अपनी सेना के साथ वापस आने और उससे बदला लेने का वादा करता है। एक दिन एरिफ टेसो, मिमी और दूसरे लोगों को साथ लेकर पास के जंगल में पिकनिक मनाने जाता है, पर जब वो लोग वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। एरोजेंस लोग गांव की सारी चीजें अपने साथ ले गए थे। एरिफ इन झगड़ों से तंग आकर काउलिया के पास जाता है और उसके सामने एक सुझाव रखता है। वो कहता है कि 6 लोगों का एक फुटबॉल गेम खेला जाए जिसमें अगर उसकी टीम जीतती है तो उनके गांव से चुराया हुआ सारा सामान काउलिया को उन्हें लौटाना पड़ेगा, और अगर उसकी टीम हारती है तो वो काउलिया के लिए इतना लंबा टावर बनाएगा जिससे वो अपने खोए हुए पिता को वापस ला सके। इसके लिए काउलिया तुरंत मान जाता है।
तब इस बात का खुलासा होता है कि एरोजन्स अपने मरे हुए बाप कुमो की याद में काफी समय से बॉल गेम खेलते आ रहे हैं। कुमो का खास बॉल उनके लिए एक खजाने जैसा था, इसलिए काउलिया को एक टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपनी टीम में 6 सबसे मजबूत, तगड़े और ताकतवर लोगों को चुनता है। दूसरी तरफ एरिफ भी अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करता है, पर बदकिस्मती से उसके लोगों ने कभी फुटबॉल खेलना तो दूर, फुटबॉल टीम जैसी किसी चीज का नाम भी नहीं सुना था। इसी बीच मिमी बताती है कि कुहारा नाम का एक पुराना एरोजन गोलकीपर उनके गांव में रहता है। वो फुटबॉल से रिटायर हो चुका था। उसने एक मैच में 8 गोल किए थे। एरिफ उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वो खेलने से इनकार कर देता है। ये देखकर डिमी गोलकीपर बनने के लिए तैयार हो जाता है। एरिफ और टेसो फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स बन जाते हैं और बाकी खिलाड़ी दूसरे गाँव वालों को बना दिया जाता है। इसके साथ ही एरिफ और उसकी टीम सख्त ट्रेनिंग में जुट जाते हैं। मिमी और दूसरी औरतें टीम के लिए फुटबॉल जर्सी बनाती हैं। एरिफ और उसकी टीम प्रैक्टिस करते करते अच्छे से फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। जल्दी ही वो खास दिन आ जाता है। सारे लोग जोश से भरे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से खेल की शुरुआत से ही एरोजन्स लोग उन पर भारी पड़ने लगते हैं। वो लोग बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को पस्त करके 4 शानदार गोल कर लेते हैं। एरिफ की टीम का एक खिलाड़ी हाफ टाइम से थोड़ा पहले एक गोल करने में कामयाब हो जाता है और इस खुशी का जश्न मनाने के लिए वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि पास जल रही आग में गिर जाता है। इसी बीच हाफ टाइम में डिस्कस करते हुए एरिफ उनसे कहता है कि वो दरअसल दूसरे ग्रह से आया हुआ एक एलियन है जो इस प्लेनेट पर अच्छे खाने की वजह से रह रहा था। उसके पास कुछ सुपर पावर्स थे जो गेम को आसानी से उनकी तरफ पलट सकते थे, पर उसने अब तक उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि इससे किसी को चोट पहुंच सकती थी। चूंकि अब उसकी टीम की जीत का सवाल है तो उसे एलियन बनना पड़ेगा। ये सच जानने के बाद भी गांव वाले उससे नाराज होने के बजाय उसे एंकरेज करना शुरू कर देते हैं ताकि वो गेम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। जल्द ही सेकंड हाफ शुरू हो जाता है और एरिफ अपने गजब के फुर्तीलेपन और तेज नजर से अपनी टीम को लीड करते हुए 3 गोल कर देता है और इस तरह गेम 4-4 गोल की बराबरी पर पहुंच जाता है। गेम की गर्मा गर्मी में टेसो की लड़ाई एक एरोजन से हो जाती है, जिसके बदले में दोनों टीम पर पेनल्टी लग जाती है। डिमी टीम को पेनल्टी से बचा लेता है, पर उसके हाथ में चोट लगने से उसे अनफिट मानकर खेलने से रोक दिया जाता है। अब टीम में किसी गोलकीपर के ना होने से कुहारा सामने आकर गोलकीपर बन जाता है। वो एक दीवार की तरह अपनी तरफ आने वाली हर चीज को रोक देता है। आखिर के कुछ सेकंड्स बचते हैं, तब एरिफ उछलकर एक खतरनाक शॉट मारता है जिससे बॉल सीधा गोल पोस्ट में पहुंच जाता है और इस गोल के साथ ही उसकी टीम जीत जाती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और काउलिया भी विरोधी टीम की जीत पर उनको बधाई देता है। वो उनसे कहता है कि वो उनसे किया हुआ अपना वादा पूरा करेगा और अब हमेशा के लिए उनके गांव से दूर रहेगा। इस शानदार जीत के बावजूद एरिफ उदास रहता है क्योंकि उसे लगता है कि लॉगर ने उसकी बीवी सीकू को अपने कब्जे में कर लिया होगा, इसलिए वो हमेशा के लिए गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता है। लेकिन निकलने से पहले वो टेसो को अपनी घड़ी और मिमी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देता है। तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी फैल जाती है और उसमें से सीकू निकलती है। एरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो हैरत से अपनी बीवी को देखने लगता है। सीकू उसे बताती है कि उसके लॉगर के साथ चले जाने के बाद उसने इंटरनेट पर एक 10 लाख साल पुरानी अंगूठी देखी थी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रुप को एक गुफा में मिली थी। जब उसने उस अंगूठी और घड़ी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि वो असल में एरिफ की थी। उन सारी चीजों पर गौर करने पर उसे पता चला कि उसके सामने जो एरिफ था दरअसल वो बहरूपिया लॉगर था। तब वो गन पॉइंट पर लेकर उससे अपने पति के लोकेशन के बारे में पूछती है और आखिर में लॉगर के टाइम मशीन को ऑपरेट करके वो यहाँ तक पहुँची थी। जल्द ही वो दोनों सारे गाँव वालों को अलविदा कहकर अपने समय में लौट आते हैं। घर पहुँचते ही वो लॉगर को प्रिमिटिव विलेज में भेज देते हैं। पहले गांव वाले उसे एरिफ समझकर उससे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही घमंडी लॉगर उन सबका मजाक उड़ाने लगता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई बहरूपिया है। हालात तब और ज्यादा खराब हो जाते हैं जब काउलिया और उसके साथियों को लगता है कि सालों पहले उसी के स्पेसशिप से उसके पिता कुमो की मौत हुई थी। गुस्से से भरी भीड़ को देखकर लॉगर डर जाता है और उन लोगों से खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और सब उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, अचानक एक टी-रेक्स आकर उसे निगल लेता है।